ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। तो भारत का संविधान लिखा था, अंदर सारे के सारे पन्ने कोरे थे। सामने से नहीं कह सकते हैं, सामने से कहेंगे तो नतीजा उनको मालूम है, पूरा का पूरा देश उनके सामने खड़ा हो जाएगा। मित्रों नमस्कार। कवर पर संविधान लिखा था, पलटा तो अंदर का पन्ना कोरा था। ये किताब लाल रंग की थी। कांग्रेस ऐसी किताब बांट रही है। राहुल गांधी भी ऐसी एक किताब लेकर घूम रहे हैं। सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी तो ऐसी एक किताब लेकर लोकसभा चुनाव से ही घूम रहे हैं। ऐसी ही किताब लेकर इंडिया गठबंधन लोकसभा में भी पहुंचा था। उसके सभी सदस्यों ने ऐसी ही किताब के साथ संसद में शपथ ली थी। तब सवाल क्यों नहीं उठा? अब बवाल क्यों मचा है? इस पर विस्तार से विमर्श करेंगे। पता करेंगे कि संविधान लाल किताब कैसे बना और लाल किताब के पन्ने कोरे कैसे हुए। पहले मोदी जी को सुन लेते हैं। कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। सारे पन्ने कोरे, उसमें बाबा साहब के संविधान का एक शब्द भी नहीं लिखा है। ये उनकी बाबा साहब के प्रति जो नफरत है ना, उसका ये नमूना है। और देख, पूरा देश ये देख करके हैरान है कि चुनाव में इतना झूठा करने की इनकी हिम्मत। संविधान के नाम पर लाल किताब छपवाना, उसमें से संविधान के शब्दों को हटाना, ये संविधान को खत्म करने की कांग्रेस की पुरानी सोच का नमूना है। संविधान के नाम पर लाल किताब छपवाना, उसमें से संविधान के शब्दों को हटाना। बात समझ में आई कि मोदी जी क्या बताना चाह रहे हैं? जरा सोचिए। किताब छपवाकर उसमें से शब्द कैसे हटाया जाता है? चलिए मान लेते हैं कि मोदी जी के राज में शब्द हटवाने की मशीन आ गई है। फिर भी कोई छपवाकर शब्द क्यों हटवाएगा? केवल कवर ही क्यों नहीं छपवा लेगा? पैसा और समय दोनों बच जाएगा। चलिए यह भी मान लेते हैं कि संविधान के नाम पर किताब छपवाकर उसमें से शब्द हटवाकर उसे कोरा किया गया। यह तो एक तरह का राष्ट्रद्रोह है। संविधान के नाम पर इस तरह के षड्यंत्र पर तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वे फरियादी की भूमिका में क्यों हैं? प्रधानमंत्री की भूमिका में क्यों नहीं हैं? मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करा रहे हैं? मुझे लगता है इस सवाल का जवाब जानने से पहले गृह मंत्री को सुन लेना चाहिए। भाइयों बहनों, मैं आपको बताने आया हूं, ये हाथ में संविधान पकड़कर लहराते हैं। 2 दिन पहले इनकी पोल खुल गई। किसी के हाथ में संविधान जो लहराते ना, इसका कॉपी आया। ऊपर तो भारत का संविधान लिखा था, अंदर सारे के सारे पन्ने कोरे थे, अंदर कुछ नहीं था। अरे राहुल बाबा,
संविधान का तो मखौल मत उड़ाओ। संविधान आस्था का सवाल होता है, विश्वास का सवाल होता है। आपने नकली संविधान लहराकर बाबा साहेब आंबेडकर और संविधान सभा का अपमान किया है। ये कांग्रेस पार्टी संविधान को मजाक बनाकर रख दी है। बाबा साहब का अपमान हुआ, संविधान का अपमान हुआ, कांग्रेस ने संविधान का मजाक बनाया। गृह मंत्री जी को अब कौन बताए कि ये मामूली मामला नहीं है और आप इस देश के गृह मंत्री हैं। मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करा रहे हैं? फरियादी की भूमिका में क्यों हैं? गृह मंत्री के रोल में कब आएंगे? बात प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक की ही नहीं है। इस बवाल के मुख्य सूत्रधार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। वे महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी हैं। आइए उनको सुनते हैं कि कैसे उन्होंने इस मुद्दे को पैदा किया। और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी संविधान के नाम पर लाल किताब क्यों दिखाते हैं? लाल किताब दिखाकर किसको इशारा वो देना चाहते हैं? संविधान का तो हम सम्मान ही करते हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके मन में संविधान के पीछे छुपकर और भारत जोड़ो के पीछे छुपकर ये जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट विचारों के लोग हैं, इनके विचारों को लोगों में पहुंचाने का एक प्रयास ये लगातार वो कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के इसी बयान ने संविधान की प्रति को न केवल लाल किताब बना दिया बल्कि उसे नक्सल से जोड़ दिया। इतना ही नहीं, अनजाने में ही सही देवेंद्र ने इस बयान के जरिए कांग्रेस को महाराष्ट्र चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा थमा दिया। हम सब ने ये वीडियो देखा, दुख हुआ, गुस्सा भी आया। राहुल गांधी जी संविधान के नाम पर लाल किताब क्यों दिखाते हैं? किसको इशारा वो देना चाहते हैं? अगर गीदड़ किसी जानवर को गला पकड़ के मारता है तो वो शेर नहीं बन जाता है। आरएसएस इस पे सीधा आक्रमण नहीं कर सकती, डरते हैं। अगर सामने से इसके साथ लड़ गए वो 5 मिनट में हार जाए। तो छुप के आते हैं, मगर लक्ष्य इसमें छुरा मारने का। दम होता तो कहते भैया आ रहे हैं, और हम भी कहते भैया आ जाओ। अगर ये संविधान खत्म हो गया, जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी और आरएसएस के लोग चाहते हैं, आपके अधिकार, आपका भविष्य आपसे छीन लिया जाएगा। मर जाएंगे, कट जाएंगे, संविधान को नहीं छूने देंगे। जो करना है कर लो, आज नहीं तो कल। जाति जनगणना, इंस्टीट्यूशनल सर्वे, 50% की जो दीवार है, ये कार्रवाई होगी ही होगी। जय संविधान। पहले राहुल गांधी ने इसे मुद्दा बनाया, फिर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भाजपा को घेरने में लग गए। संविधान की प्रति लाल भी होती है, केवल नीली नहीं। इसे कांग्रेस ने न केवल साबित किया बल्कि लाल रंग पर भाजपा को बैकफुट पर ला खड़ा किया। देवेंद्र फडणवीस जी को लाल रंग से आपत्ति है। बड़े कमाल की बात है, क्योंकि हमारे धर्म में लाल रंग निहित है। आपने सुना नहीं है हनुमान जी के बारे में क्या कहा गया है? लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल रंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। अर्थात हनुमान जी अपने शरीर पर लाली लगाकर रखते हैं। दुर्गा माता को चढ़ाने वाली चुनरी का रंग लाल है, सुहागन के सिंदूर का रंग लाल है, लहू का रंग लाल है। आपको लाल रंग से आपत्ति नहीं है, आपको चिढ़ है देश के संविधान से, और इसीलिए आपने बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान की और जातिगत जनगणना की मांग उठाने की तुलना नक्सली सोच से की है। ये दुस्साहस है, ये पाप है। लेकिन यही आपकी पार्टी का असली संविधान विरोधी और बाबा साहेब विरोधी चेहरा है, क्योंकि कोई नहीं भूला है कि आप ही के लोग, आप ही के पुरखे, आप ही की आरएसएस ने संविधान की प्रतियां भी जलाई थी और बाबा साहब के पुतले भी फूके थे। कोई नहीं भूला है कि आपके लोग संविधान का लगातार विरोध करते हैं, उसको बदलने की लगातार बात करते हैं, और यही नहीं, आपके लोग आरक्षण को खत्म करने की लगातार कोशिशें करते हैं, आरक्षण की मुखालिफत करते हैं, और कोई मौका नहीं छोड़ते हैं जब आरक्षण खत्म किया जा सके। लैटरल एंट्री उसका एक प्रमाण मात्र है। वैसे एक बात जानना चाहती हूं, जब इस संविधान की प्रतियां नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दी गई तब आपको कोई आपत्ति नहीं हुई। असल बात यह है कि महाराष्ट्र की जागरूक जनता ने संविधान को बचाने के लिए आपकी करारी हार कराई थी लोकसभा चुनाव में, और अब आपने जो संविधान को नक्सली सोच से जिसकी तुलना की है, उसका मुंह तोड़ जवाब ये जनता
महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में देने जा रही है। एक बात याद रखिएगा, ये देश इस संविधान से चलता है और इसको कोई ताकत नहीं बदल सकती है। इस बीच अचानक से ये वीडियो वायरल हुई। इसमें एक बुक कम नोटबुक है। इस बुक का कवर लाल रंग का है। कवर पर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया लिखा है। अंदर के पन्ने कोरे हैं। मोदी और शाह अपनी रैलियों में इसी की बात कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि कोरे पन्ने से कैसे और किस षड्यंत्र को साधा जा सकता है। कोरे पन्ने से कैसे बाबा साहेब का अपमान किया जा सकता है। वैसे इस कोरी बुक को लेकर एक और वीडियो सामने आई है। जय हिंद साथियों, अभी परसों 6 नवंबर को नागपुर में हम लोगों ने एक संविधान सम्मान सम्मेलन किया और ऐसा ही संविधान सम्मान सम्मेलन हम इससे पहले 5-6 शहरों में, जिसमें लखनऊ, इलाहाबाद, पंचकुला, रांची, कोल्हापुर कर चुके हैं। तो परसों उस कार्यक्रम में, जैसे कि अक्सर होता है कि जब कोई सम्मेलन होता है, वर्कशॉप्स होती हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे चर्चाएं होती हैं। उस कार्यक्रम में चर्चाएं थी संविधान को और ओबीसी को लेकर के, संविधान और दलित को लेकर के, संविधान और आदिवासी को लेकर, संविधान महिला को लेकर के और शिवशाही के ऊपर। तो ऐसे सम्मेलनों में हमेशा आपने देखा है कि एक नोटपैड और एक पेंसिल या पेन ये सबको दिया जाता है ताकि किसी ने कुछ बात कोई नोट करनी हो या अपना उसका कोई आइडिया उसको उस समय सुन के आ रहा हो तो वो उसको नोट कर ले। हमारे कार्यक्रम में भी ऐसा हुआ। हमारा कार्यक्रम एक नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम था। वो कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं था। वो सामाजिक संगठन, करीब 200 से ज्यादा जो नागपुर और उसके आसपास के सामाजिक संगठन थे, उनका कार्यक्रम था। और ये सभी सामाजिक संगठन सामाजिक न्याय के लिए काम करते हैं। तो अक्सर जब क्योंकि आज के समय में लीडर ऑफ अपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के और सामाजिक न्याय को लेकर, जाति जनगणना को लेकर, 50% आरक्षण की सीमा को तोड़ने को लेकर के सबसे मुखर, एक तरह से शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, तो उनको हम अक्सर अपना मुख्य अतिथि बनाते हैं। ये कार्यक्रम कांग्रेस का नहीं होता, ये सामाजिक संगठनों का होता है। और इसके आयोजन में न्याय योद्धा राहुल गांधी जी का कोई लेना देना नहीं होता। वो तो एक अतिथि की तरह आते हैं, अपनी बात कह करके वो चले जाते हैं। तो परसों से हो क्या रहा है कि महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं फडणवीस जी, वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जी देखिए लाल, वहां पे लाल कॉन्स्टिट्यूशन बटा जो कि अंदर से कोरा था। अब एक नर्सरी क्लास का बच्चा जो 5-7 साल का होता है, जो नर्सरी स्कूल में पढ़ता है, उसको भी पता है बुक और नोटबुक में क्या फर्क होता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको इतना तक नहीं मालूम कि बुक और नोटबुक में बहुत फर्क होता है। नोटबुक कोरी होती है, बुक के अंदर लिखा हुआ होता है। और शायद पता नहीं उन्होंने कभी कोई सम्मेलन अटेंड किया है कि नहीं किया, कोई वर्कशॉप, सेमिनार, कि ऐसे सेमिनार्स में, सम्मेलन में इस तरह की नोटबुक और पेंसिल दी जाती है ताकि लोग इसको नोट कर सकें। और वो इस बात को गाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने कोरा संविधान की किताब को वहां पे बंटवा दिया। अब राहुल गांधी जी तो अतिथि हैं उस कार्यक्रम के आयोजन से, उनका कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कुछ बंटवाया नहीं, एक पेंसिल, एक कुछ उन वजह से बटा ही नहीं, वो तो आयोजकों ने बांटा। तो इसको पॉलिटिकल बनाना, एक नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम को, मैं समझता हूं बहुत ही घटियापन है। और ये साबित करता है कि संविधान में को लेकर के जब भी कोई सम्मान की बात आती है तो ये लोग जो 1949 में जो बाबा साहब ने संविधान देश के सामने रखा 26 नवंबर को, तो 4 दिन बाद ही ऑर्गेनाइजर में जो आरएसएस का मुख्य पत्र है उसमें संविधान का विरोध हुआ था और ये आज तक भी उसका विरोध कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इनसे यही बात कहना चाहूंगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, कम से कम आपको इतनी तमीज होनी चाहिए कि बुक और नोटबुक में कितना फर्क होता है। और जहां तक लाल रंग की बात है, हमारे सबका खून लाल है, तो क्या सब अर्बन नक्सल हो जाते हैं? लाल खून जिनका होता है, सबका खून लाल है। दरअसल राहुल गांधी संविधान की जो प्रति लेकर चलते हैं उसका रंग लाल है और यह संविधान बाबा साहेब आम्बेडकर का है।
बाबा साहेब से दलित समाज गहरे जुड़ा है। दलित समाज की जड़ महाराष्ट्र में गहरी जुड़ी है, क्योंकि महाराष्ट्र बाबा साहेब का है और महाराष्ट्र में चुनाव है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस ने जब संविधान की प्रति को लाल किताब बता इसे नक्सल से जोड़ा तो दलित समाज नाराज हो गया। तो क्या इस नाराजगी को दूर करने के लिए लाल किताब के मुद्दे में कोरे पन्ने का मुद्दा जोड़ा गया, जिससे नक्सल के बजाय कोरे पन्ने पर पूरा मामला डायवर्ट हो जाए? क्योंकि दलित समाज की नाराजगी महाराष्ट्र चुनाव में भारी पड़ सकती है और भाजपा के प्रति दलित समाज का रुख ठीक नहीं है। ये पूरी लड़ाई दलित वोट की है, तो आइए समझते हैं महाराष्ट्र की दलित राजनीति। 2011 की जनगणना के मुताबिक महाराष्ट्र में दलितों की आबादी 11.81% थी। 12 साल बाद 2024 में यह बढ़कर तकरीबन 15% के आसपास होगी। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में से 29 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। 288 में से हर एक सीट पर औसतन दलित वोटरों की संख्या 15,000 के आसपास है। 67 विधानसभा सीट ऐसी हैं जिन पर दलित आबादी 15% से भी ज्यादा है, तकरीबन 18% है। 2019 के चुनाव परिणाम के मुताबिक बीजेपी, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार के साथ एससी के लिए 29 रिजर्व सीटों पर जीते विधायकों में से 21 विधायक हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी के साथ सिर्फ 8 विधायक हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में तस्वीर बदली है। दलितों के लिए रिजर्व लोकसभा की सभी 5 सीटों लातूर, रामटेक, शोलापुर, अमरावती और शिरडी पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। यानी साफ है कि दलित वोट बैंक शिफ्ट हुआ है। इसमें से शिरडी पर शिवसेना यूबीटी और बाकी 4 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। लोकसभा सीट के वोटों का विश्लेषण बताता है कि विधानसभा की जो 29 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं, लोकसभा चुनाव में उनमें से 21 सीटों पर महाविकास आघाड़ी को लीड मिली, जबकि 8 सीटों पर महायुति को लीड मिली। एमबीए ने उन 88 विधानसभा क्षेत्रों में से 51 में बढ़त बनाई, जहां दलितों की संख्या 15% से अधिक है। यानी दलित वोटों का समीकरण 360 डिग्री बदला हुआ दिखाई दे रहा है। दलितों का यह रुझान इसलिए भी खास है क्योंकि लोकसभा चुनाव में प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी जैसे अन्य दूसरे दल भी मैदान में थे, लेकिन वे जीत हासिल करने में नाकाम रहे। शायद इसकी वजह यह रही कि दलितों को लगा कि प्रकाश आंबेडकर बीजेपी को फायदा दे रहे हैं, तो दलितों ने उनका साथ नहीं दिया। भले ही बीजेपी यह प्रचार कर रही है कि संविधान खतरे में और आरक्षण खत्म के कथित फेक नैरेटिव ने दलितों को बरगलाया है, लेकिन असली वजह यह है कि दलितों, खासतौर पर बौद्धों के बीच यह बात तेजी से फैल रही है कि बीजेपी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दलितों में फूट डाल रही है। वह दलितों को मातंग और बौद्धों में बांटने का काम कर रही है। इससे उनका आरक्षण कम होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। महाराष्ट्र में दलितों में 59 से अधिक अलग अलग जातियां शामिल हैं। इनमें महार, जो बौद्ध या नौ बौद्ध है, इनकी संख्या सबसे अधिक है। नौ बौद्ध महार दलित जनसंख्या का लगभग 40% है। यही आंबेडकरवादी आंदोलन के अनुयायी हैं और उनकी राजनीति का केंद्र। वर्तमान में दलित यानी अनुसूचित जाति को शिक्षा और नौकरियों में 13% आरक्षण मिलता है। बौद्धों के बीच यह धारणा है कि दलितों में फूट डालने के लिए दलितों की मातंग जाति को हिंदू दलित कहना शुरू किया गया है। मातंग के बीच धारणा यह है कि दलितों के लिए फिक्स 13% आरक्षण का ज्यादा लाभ महार यानी बौद्ध ले लेते हैं। इसलिए आरक्षण कोटे का विभाजन होना चाहिए। बौद्ध दलित नेता ऐसे किसी भी विचार के खिलाफ हैं
और राहुल गांधी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी, आरएसएस और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। एक तरफ अंबेडकर जी का संविधान, एकता, समानता, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, और दूसरी तरफ सामने से नहीं, छुपकर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। सामने से नहीं कह सकते हैं, सामने से कहेंगे तो नतीजा उनको मालूम है, पूरा का पूरा देश उनके सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो सामने से नहीं कहते हैं, छुपकर संविधान को कमजोर करते हैं।